आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। सफदर वोल्गा से गंगा के लेखक राहुल सांकृत्यायन, जो एक विख्यात भारतीय लेखक, इतिहासकार और यात्रा लेखक थे। राहुल जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय यात्रा और अध्ययन में बिताया। उनकी लेखनी ने पाठकों को जीवन के गहरे पहलुओं से परिचित कराया है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक उच्च शिक्षित और समृद्ध बैरिस्टर कैसे अपनी आरामदायक जिंदगी को त्याग कर क्रांति के मार्ग पर चलने का साहस कर सकता है? क्या कारण हो सकते हैं जो एक व्यक्ति को अपने परिवार, अपने ऐशो आराम को छोड़कर देश की आजादी के संघर्ष में कूदने को प्रेरित करते हैं? सफदर जंग की कहानी में इन सवालों के जवाब छिपे हैं। क्या यह सिर्फ राजनीतिक आंदोलनों का प्रभाव था या कहीं यह व्यक्तिगत संबंध और मित्रता की गहराई थी जिसने सफदर को इस कठिन राह पर चलने को प्रेरित किया? और क्या सकीना, जो विलायती रहन सहन की अभ्यस्त थी, अपने पति के इस निर्णय में साथ दे पाएगी? तो चलिए शुरू करते हैं। 19 सफदर, काल सन 1922 ईयू। 1 एक छोटा किंतु सुंदर बंगला है जिसके बड़े हाथे में एक और गुलाबों की क्यारी में बड़े बड़े लाल लाल और गुलाबी गुलाब फूले हुए हैं। एक और बैडमिंटन खेलने का छोटा सा क्षेत्र है जिसकी हरी घासों पर घूमना भी स्वयं आनंद की चीज है। तीसरी ओर एक लता मंडप है। चौथी ओर बंगले के पीछे एक खुला चतुबरा है जिस पर शाम के वक्त अक्सर बैरिस्टर सफदर जंग बैठा करते थे। बंगले की बाहरी दीवारों पर हरी लता चिपकी है। सफदर साहब ने ऑक्सफोर्ड में ऐसी लता चढ़े मकान देखे थे और उन्होंने खास तौर पर इसको लगवाया था। बंगले के हाथे में 2 मोटरों के लिए गैरेज था। सफदर जंग का रहन सहन, उनके बंगले की आबोहवा सभी में अंग्रेजियत कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके आधे दर्जन नौकर बिल्कुल उसी अदब कायदे से रहते जैसे कि किसी अंग्रेज अफसर के। उनकी कमर में लाल पटका, उनकी पक्की बंधी हुई पगड़ी में अपने साहब का नाम चित्र मोनोग्राम रहता था। सफदर साहब को विलायती खाना सबसे ज्यादा पसंद था और इसके लिए खानसामे रखे हुए थे। सफदर तो साहब थे ही, वैसे ही सकीना को सभी नौकर मेम साहब कहकर पुकारते थे। सकीना की कमानीदार भौहों के अतिरिक्त रोमों को निकालकर उन्हें पतला और रंग से रंग कर अधिक काला बनाया गया था। हर 15 मिनट पर ओठों पर अधर राग लगाने की उसे आदत थी, किंतु सकीना ने विलायती स्त्रियों की पोशाक पहननी कभी पसंद न की। पिछले साल सन 1920 ईयू में जब सफदर साहब अपनी बीबी को लेकर पहले पहल विलायत गए तो उन्होंने चाहा कि सकीना स्कर्ट पेटीकोट पहने, किंतु वह इसके लिए राजी न हुई और विलायत में उनके मिलने वाले अंग्रेज नर नारियों ने सकीना के सौंदर्य के साथ उसकी साड़ी की जैसी तारीफ की, उससे सफदर को सकीना के इनकार पर अफसोस नहीं हुआ। वैसे दोनों दंपत्ति का रंग इतना साफ था कि उन्हें यूरोप में सभी इटालियन कहते। सन 1921 के जाड़ों का मौसम था। उत्तरी भारत के और शहरों की भांति लखनऊ के लिए भी जाड़ा सबसे सुंदर मौसम है। सफदर साहब कचहरी से आते ही आज बंगले के पीछे के चबूतरे पर बेंत की कुर्सी पर बैठे थे। उनका चेहरा ज्यादा गंभीर था। उनके सामने एक छोटी सी मेज थी जिस पर नोटबुक और 2-3 किताबें थीं। पास में 3 और खाली कुर्सियां पड़ी थीं। उनके शरीर पर कलफ किया प्रथम श्रेणी का अंग्रेजी सूट था। उनके मूछ दाढ़ी शून्य चेहरे की उस वक्त की अवस्था को देखने ही से पता लग सकता था। आज साहब किसी भारी चिंता में हैं। ऐसे वक्त साहब के नौकर चाकर मालिक के पास बहुत कम जाया करते। यद्यपि सफदर को गुस्सा शायद ही कभी आता हो, किंतु नौकरों को उन्होंने समझा रखा था कि ऐसे समय वह अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। शाम होने को आई, सफदर उसी आसन से बैठे हुए हैं। नौकर ने तार जोड़कर टेबल लैंप लाकर रख दिया। सफदर ने बंगले की ओर से आती किसी की आवाज को सुन लिया था। उनके पूछने पर नौकर ने बतलाया, मास्टर शंकर सिंह लौटे जा रहे हैं। सफदर ने तुरंत नौकर को दौड़ाकर मास्टर जी को बुलवाया। मास्टर शंकर सिंह की उम्र 30-32 ही साल की होगी, किंतु अभी से उनके चेहरे पर बुढ़ापा झलकता है। बंद गले का काला कोट, वैसा ही पायजामा, सिर पर गोल फेल्ट टोपी, ओठों पर नीचे की ओर लटकी हुई घनी काली पूंछम, वहां तरुणाई के वसंत का
कहीं पता न था। यद्यपि उनकी आंखों को देखने पर उनसे फूट निकलती किरणें बतलाती थीं कि उनके भीतर प्रतिभा है। मास्टर जी के पहुंचते ही सफदर ने उठकर हाथ मिलाया और उन्हें कुर्सी पर बैठते देख कहा, शंकर, आज तुम मुझसे बिना मिले ही लौट जा रहे थे? भाई साहब, क्षमा करें, मैंने सोचा कि आप अकेले किसी काम में मशगूल हैं। मुकदमे की फाइलों में लगे रहते हुए भी मेरे पास तुम्हारे लिए 2 मिनट रहते ही हैं और आज तो मेरे सामने फाइलें भी नहीं हैं। शंकर सिंह पर सफदर का सबसे ज्यादा स्नेह था। वह उनसे बढ़कर अपना दोस्त किसी को नहीं समझते थे। सौदपुर के स्कूल में 4ठी श्रेणी से भर्ती होने से लखनऊ में BNU A0 पास होने तक दोनों एक साथ पढ़े। दोनों मेधावी छात्र थे। परीक्षा में कभी कोई 2-4 नंबर ज्यादा पा जाता, कभी कोई कम, किंतु योग्यता की इस समकक्षता के कारण उनमें कभी झगड़ा या मनमुटाव नहीं हुआ। दोनों की दोस्ती में एक ख्याल ने और मदद की थी। दोनों ही गौतम राजपूत थे। यद्यपि आज एक का घर हिंदू था, दूसरे का मुसलमान, किंतु 10 पीढ़ी के पहले दोनों ही हिंदू ही नहीं, बल्कि दोनों के वंश एक पूर्वज में जाकर मिल जाते थे। खास खास मौकों पर बिरादरी की सभाओं में अब भी उनके घर वाले मिला करते थे। सफदर अपने बाप के अकेले पुत्र थे। किसी भाई के अभाव का वह अनुभव करते थे, जिसे पूरा करने में शंकर ने मदद की थी। शंकर सफदर से 6 महीने छोटे थे। ये तो बाहरी बातें थीं, किंतु उनके अतिरिक्त शंकर में कई ऐसे गुण थे जिनके कारण पक्के साहब सफदर सीधे साधे शंकर पर इतना स्नेह और सम्मान भाव रखते थे। शंकर नम्र थे, किंतु खुशामद करना वह जानते ही नहीं थे। इसी का फल है कि प्रथम श्रेणी में MZR पास करने पर भी आज वह एक सरकारी स्कूल के सहायक शिक्षक ही बने हुए हैं। उन्होंने यदि जरा सा संकेत भी किया होता तो दूसरे उनकी सिफारिश कर देते और आज वह किसी हाई स्कूल के हेडमास्टर होते। किंतु जान पड़ता है वह जिंदगी भर सहायक शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने एक बार दोस्तों की मदद ली थी जब लखनऊ से बाहर उनका तबादला हो रहा था। नम्रता के साथ आत्मसम्मान की भाव भी शंकर सिंह में बहुत था, जिसके कि सफदर जबरदस्त कद्रदांव थे। 12 साल की उम्र से स्थापित मैत्री आज 20 साल बाद भी वैसी ही बनी हुई थी। अभी 2-4 ऊपरी बातें हुई थीं कि ढानी रंग की साड़ी और लाल ब्लाउज पहने सकीना आ पहुंची। शंकर ने खड़े होकर कहा, भाभी सलाम। भाभी ने मुस्कुराकर सलाम कहकर जवाब दिया। एक वक्त था जबकि एक धनी सर की ग्रेजुएट पुत्री सकीना को इस गंवार से लगते शिक्षक के साथ सफदर की दोस्ती बुरी लगती थी। सकीना बाप के घर से ही पर्दे में नहीं रही, इसलिए शंकर सिंह के सामने होने न होने का कोई सवाल ही नहीं था। तो भी 6 महीने तक उसकी भौहें तन जाती थीं जब वह सफदर के साथ बेतकल्लुफी से शंकर को काम करते देखती। किंतु अंत में उसे सफदर के सामने कबूल करना पड़ा कि शंकर वस्तुतः हमारे स्नेह सम्मान के पात्र हैं। और अब तो सकीना ने शंकर के साथ पक्का देवर भाभी का नाता कायम कर लिया था। अपनी इच्छा से अभी अपने को सकीना ने संतानहीन बना लिया है, किंतु कभी कभी वह शंकर के बच्चे को उठा लाती है। इधर 6 वर्षों से शंकर समझते हैं कि शंकर की उन पर कृपा है। उनके घर में कोई न कोई 2 साल से नीचे का बच्चा तैयार रहता है। सकीना को साहब की पिछले 1 हफ्ते की गंभीरता कुछ चिंतित कर रही थी। उसे आज शंकर को देखकर बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि शंकर ही है जो साहब के दिल के बोझ को हल्का करने में सहायता दे सकते हैं। सकीना ने शंकर की ओर नजर करके कहा, देवर, आज तुम्हें जल्दी तो नहीं है? भाभी के हाथ की चॉकलेट की पुडिंग कैसी रहेगी? सफादर, नेकी और पूछ पूछ। सकीना, मैं पहले जान लेना चाहती हूं। देवर साहब का कहीं ठिकाना नहीं, कब लोप हो जाए। शंकर, मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रही हो भाभी? एक भी मिसाल तो दो, जबकि मैंने तुम्हारे हुक्म को मानने से इनकार किया हो। सकीना, हुक्म अदूली की बात नहीं कर रही हूं देवर, लेकिन हुक्म सुनने से बच निकलना भी तो कसूर है। शंकर, मैं अपनी जर्नेल भाभी का हुक्म सुनने के लिए तैयार हूं। सकीना, अच्छा तो जा रही हूं, खाने के साथ पुडिंग खानी होगी।
सकीना जल्दी से निकल गई। सफदर और शंकर के वार्तालाप ने गंभीर रूप धारण किया। सफदर ने कहा, शंकर, हम बिल्कुल एक नए क्रांति युग में दाखिल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ सन 1857 I0 के बाद यह पहला वक्त है जबकि हिंदुस्तान की सरजमीन जडीएच से डगमग होने लगी है। तुम्हारा मतलब राजनीतिक आंदोलन से है न सफ्फू भाई? राजनीतिक आंदोलन बहुत साधारण शब्द है शंकर। सन 1885 ईओ में कांग्रेस कायम हुई, जबकि वह अंग्रेज IOCO एसो पेंशनरों की कृपा पात्र थी। तब भी उसके क्रिसमस के मन बहलाव वाले व्याख्यानों और बोतलों को आंदोलनों का नाम दिया जाता था। यदि तुम उसे ही आंदोलन का नाम देना चाहते हो तो मैं समझता हूं हम आंदोलन से अब क्रांति के युग में प्रविष्ट हो रहे हैं, क्योंकि गांधी जी ने तिलक स्वराज्य फंड के लिए 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया और स्वराज्य का हल्ला जोर शोर से सुनाई देने लगा। क्रांति या क्रांतिकारी आंदोलन का आधार कोई एक व्यक्ति नहीं होता शंकर। क्रांति जिस भारी परिवर्तन को लाती है वह किसी एक या आधे दर्जन महान व्यक्तियों के सामर्थ्य से भी बाहर की चीज है। मैं आज के इस आंदोलन की बुनियाद पर जब विचार करता हूँ तो इसी नतीजे पर पहुंचता हूँ। तुम्हें मालूम है, सन 1857 ईओ के स्वतंत्रता युद्ध, जिसका एक केंद्र यह लखनऊ भी था, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि लखनऊ का अंग्रेजों द्वारा हड्डियाडीच पा जाना उस युद्ध के नजदीक के कारणों में से एक था कि नेता पद भ्रष्ट सामंत थे, किंतु वह लड़ गया था साधारण लोगों के प्राणों के बजी लगाकर। हमारी कई कमजोरियों के कारण हम सफल नहीं हुए। अंग्रेजों ने पराजितों पर खूनी गुस्सा उतारा। खैर, मैं कहना यह चाहता हूं कि सन 1857 ईओ के बाद यह पहला समय है जबकि जनता को देश की स्वतंत्रता के युद्ध में शामिल किया जा रहा है। तुम ही बोलो, भारतीय इतिहास के एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते क्या तुम बतला सकते हो किसी और ऐसे आंदोलन को जबकि जनता ने इस तरह भाग लिया? सफ्फू भाई, नागपुर कांग्रेस 1920 और कलकत्ता कांग्रेस भी बीत गई। गांव गांव की जिस उथल पुथल का तुम जिक्र करते हो उसे मैंने भी अपनी आंखों देखा है और मैं मानता हूँ वह अनहोनी चीज हुई। लेकिन इतनी बाट के पार हो जाने पर भी, इसी लखनऊ में कितनी बार विदेशी कपड़ों की होली जल जाने पर भी तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगी और आज तुम क्रांति के भंवर में पड़े जैसे आदमी की तरह बात करते हो। तुम्हारा कहना ठीक है शंकर, मेरे छोटे भैया। सचमुच यह भंवर मेरे पैरों को उखाड़ना चाहता है, लेकिन इस भंवर को मैं एक छोटा सा स्थानीय भंवर नहीं समझता। यह एक बड़े भंवर से संबद्ध होकर प्रकट हुआ है। हर युग की सबसे जबरदस्त क्रांतिकारी शक्ति जनता को लेकर प्रकट होती है। तुम सन 1857 से शुरू कर रहे हो सफ्फू भाई, बहुत भारी घिरावा मार रहे हो। तो मैं कहूं शंकर, क्यों? मैं सुनना चाहता हूं। भाभी की पुडिंग बन ही रही है और कल है इतवार। बस आदमी घर खबर दे आएगा कि शंकर इसी लखनऊ में जिंदा है। अपनी भाभी सकीना की पुडिंग खाकर खर्राटे ले रहा है और फिर मैं रात भर सुनने के लिए निश्चिंत हूं। शंकर, ऑक्सफोर्ड के मेरे जीवन का आधा मजा किरकिरा हो गया सिर्फ तुम्हारे न रहने से। खैर, मैं ही नहीं, भारत से बाहर सभी जगह राजनीति के विद्यार्थी मानते हैं कि पिछली सदी में और इस सदी में भी इंग्लैंड की राजनीति में जो भी परिवर्तन हुए हैं वे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, संसार की दूसरी राजशक्तियों की गतिविधि से मजबूर होकर, और इस परिस्थिति के कारणों पर भी विचार करें तो वह मुख्यतः आर्थिक ही मिलेंगे। सन 1897 E0 की चोट के बाद हमारा मुल्क तो सो गया, या यह कहिए कि हमारे परिवर्तन की गति इतनी धीमी हो गई कि उसे हम सोना ही कह सकते हैं। किंतु दूसरे मुल्कों में भारी परिवर्तन हुए। 1000 वर्ष पहले रोमन साम्राज्य के वक्त से टुकड़े टुकड़े हुए। इटली सन 1860 ताज़ो 2 अप्रैल में एक राष्ट्र बनने में सफल हुआ और उसने हमारे नौजवानों के लिए मैज़नी और गैरीबाल्डी जैसे आदर्श प्रदान किए। रोमन साम्राज्य को विध्वंस करने में समर्थ होकर जो जर्मन अपने को एकत्रित न कर सके, सन 1866 E0 में अधूरे तौर से, और फ्रांस विजय के बाद सन 1871 ताऊ 18 जनवरी में करीब करीब पूरे तौर से प्रूसिया के नेतृत्व में अपना एक राष्ट्र बनाने में समर्थ हुए।
सन 1866 ईज़रो के इस परिवर्तन को संसार का एक भारी परिवर्तन समझिए। इसी के करने पर जर्मनी फ्रांस की महान शक्ति को सन 1870 ईज़रो में परास्त कर पेरिस और वर्साई पर अपनी विजय ध्वजा गाड़ने में समर्थ हुआ और जिसकी वजह से इंग्लैंड रूस की आंखें भयभीत हो बर्लिन की ओर देखने लगीं। यह तो हुआ बाहर के भय के बारे में, लेकिन इससे भी बड़ा भय हुआ पेरिस के मजदूरों के उस राज्य पेरिस कम्यून से जो तारीख 2 अप्रैल से 1.5 महीने से कुछ ही ज्यादा 2 अप्रैल 21 मई सन 1871 ईज़ोर रहा और जिसने बतला दिया कि सामंत और बनिए ही नहीं बल्कि मजदूर भी राज्य कर सकते हैं। आप समझते हैं इन सब के साथ भारत की राजनीतिक घटनाएं संबद्ध हैं। राजनीतिक घटनाएं नहीं बल्कि हमारे शासक अंग्रेज भारत के बारे में जो भी नीति अख्तियार करते हैं उसकी तह में उनका भारी हाथ होता है। यूरोप में जर्मनी जैसी दुर्जेय शक्ति के पैदा होते ही फ्रांस इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी नहीं रहा, अब उसे खतरा हो गया जर्मनी से। मृत पेरिस कम्यून और सन 1861 में ऑस्ट्रिया छोड़ सारी जर्मन रियासतों के एक जीवित जर्मन राष्ट्र ने हमारे पूंजीपति शासकों की नींद हराम कर दी। इसे कहने की जरूरत नहीं। साथ ही इसी वक्त और परिवर्तन होता है। सन 1672 ईज़रो में अंग्रेज व्यापारी से पूंजीपति बने और कच्चे माल की खरीद से लेकर उसे तैयार करके बेचने तक हर अवस्था में नफा उठाने के सस्ते पूंजीवाद को उन्होंने अपनाया। व्यापारवाद में सिर्फ कारीगरों के माल को इधर से उधर ले जाकर बेचने भर का नफा है, किंतु पूंजीवाद में नफा पग पग पर है। रुई को खरीदने में नफा, निकालने और गांठ बांधने में नफा, रेल पर ढोने में नफा, जहाज पर ले जाने में, किराए में नफा, मैनचेस्टर की मिल में सूत कतई और कपड़ा बुनाई में नफा, फिर जहाज से कपड़े के लौटाने में जहाज कंपनी का नफा, रेल का नफा। इन सब नफों की तुलना कीजिए कारीगर के हाथ के बने माल को बेचने वाले व्यापारी के नफे से। व्यापारवाद से पूंजीवाद का नफा यह इष्ट है। और सन 1871 ईज़िन में वर्साई से जब विजयी जर्मनी ने प्रूसिया के राजा विलियम प्रथम की सारी जर्मनी का कैसर सम्राट घोषित किया, उसके दूसरे साल सन 1872 ईज़ी में कट्टर अंग्रेज पूंजीपतियों टोरियों ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यहूदी डिसराइली द्वारा साम्राज्यवाद की घोषणा कराई। घोषणा शब्दिक नहीं बल्कि वस्तुस्थिति का प्राकट्य थी। फैक्ट्रियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि उनके लिए सुरक्षित बाजार मिलने चाहिए। ऐसे बाजार जहां जर्मनी और फ्रांस के बने माल की प्रतियोगिता का डर न हो, अर्थात जहां के बाजार की इजारेदारी बिल्कुल अपने हाथ में हो। साथ ही पूंजी भी इतनी जमा हो गई थी कि उसको नफे पर लगाने के लिए सुरक्षित स्थान चाहिए। यह काल भी दूसरे मुल्कों को पूरी तौर से अपने हाथ में करने से ही होगा। साम्राज्य शब्द के भीतर डिसराइली का यही अर्थ था। भारत में दोनों बातों का सुविधा था। यूरोप से भारत की ओर जाने वाला सबसे छोटा रास्ता था स्वेज नहर, जो सन 1866 ईज़ो में खुली थी। सन 1850 अज़ो में मिस्र के कदीब के 1,74,000 शेयरों को 40 लाख पाउंडों में तार द्वारा डिसराइली ने खरीदा। साम्राज्य घोषणा को और आगे बढ़ाने में यह दूसरा कदम था और 1 जनवरी सन 1877 ईओ को दिल्ली में दरबार कर रानी विक्टोरिया को साम्राज्य घोषित करके डिसराइली की सरकार ने साम्राज्यवाद को इतनी दूर तक पहुंचा दिया कि अब उदार दल के ग्लैडस्टन के दादा भी मंत्री बनकर आए, किंतु डिसराइली की नीति को बदलने का सामर्थ्य नहीं रखते थे। हम तो अभी तक अपने विद्यार्थियों को यही पढ़ा रहे थे कि महारानी विक्टोरिया ने भारत साम्राज्य कैसर हिंद की पदवी धारण कर भारत के ऊपर भारी अनुग्रह किया। और याद रखिए, 6 साल पहले प्रूसिया के राजा ने भी उसी कैसर की पदवी धारण की थी। कैसर का नाम कितना महंगा हो गया था। रोमन साम्राज्य के वक्त से परित्यक्त शब्द की कीमत बाजार में झटपट कितनी तेज हो गई। साथ ही रोमन भाषा के शब्द कैसर को सिर्फ हिंदुस्तान में चलाना और अंग्रेजी में उसकी जगह इम्प्रेस रखना, इसमें भी कोई रहस्य तो नहीं है? हो सकता है
खैर, कैसर शब्द के साथ सन 1871 से हम साम्राज्यवाद के युग में प्रविष्ट होते हैं। इंग्लैंड पहले आता है। पराजित प्रजातंत्रीय फ्रांस कुछ संभलने के बाद सन 1830 में टूनिस अफ्रीका पर अधिकार जमा साम्राज्यवाद का प्रारंभ करता है और नई फैक्ट्रियों और पूंजीपतियों से लैस जर्मनी भी सन 1886 E0 से उपनिवेश की मांग पेश कर साम्राज्यवाद की स्थापना का प्रयत्न करता है। लेकिन इसका भारत में अंग्रेजों की नीति परिवर्तन से क्या संबंध है? नित्य नए सुधार होते यंत्रों, बढ़ते हुए कारखानों तथा उनसे होने वाले पूंजी के रूप में नफे को लगाने का कोई इंतजाम होना चाहिए। सन 1880 में डिसरायली के मंत्रिमंडल ने उसे कर डाला। सन 1880-12 तक रही न उदारदली ग्लैडस्टन सरकार, वह डिसरायली के बढ़ाए कदम से पीछे नहीं जा सकती थी। हाँ, पूंजी की नंगी साम्राज्यवादी दानवता को कुछ भद्रवेश देने की जरूरत थी, जिसमें साधारण जनता भड़क न उठे। इसके लिए डिसरायली ने भारत साम्राज्य का नाट्य तो रच ही डाला था। अब उदार दल वालों को कुछ और उदारता दिखलाने की जरूरत थी। यह उदारता आयरलैंड के होम रूल बिल के रूप में आई, किंतु आयरलैंड का प्रश्न आज तक वैसा ही पड़ा हुआ है। इसी उदारता से फायदा उठाकर हम हिंदुस्तानी साहबों ने सन 1885 E0 में अपनी कांग्रेस खड़ी कर डाली। कांग्रेस वस्तुतः ब्रिटिश उदार दल की धर्म बेटी बनकर पृथ्वी पर आई और एक युग तक उसने अपने धर्म को निभाया। किंतु सन 1885 से सन 1905 तक 10 वर्षों के लिए ब्रिटेन में फिर टोरियों की सरकार आ गई, जिसने एल्गिन और कर्जन जैसे सपूत भारत भेजे, जिन्होंने साम्राज्यवाद की गांठों को और मजबूत करने की कोशिश की, किंतु परिणाम उल्टा हुआ। क्या आपका मतलब लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल से है? यह लाल बाल पाल उसी के बाहरी प्रतीक थे। जापान ने रूस को 8 फरवरी सन 1604 सितंबर सन 1605 E0 हराकर अपने को बड़ों की बिरादरी में शामिल कर एशिया में नई जागृति फैलाई। कर्जन से बंग भंग और इस एशियाई विजय ने मिलकर कांग्रेस के मंच पर लच्छेदार भाषणों से आगे जाने के लिए भारतीय नौजवानों को प्रेरणा दी। आधी शताब्दी बाद भारतीयों ने अपने लिए मरना सीखा। इसमें आयरलैंड और रूस के शहीदों के उदाहरणों से हमें भारी मदद मिली। इसलिए इसकी जड़ को भी सिर्फ भारत के भीतर ही ढूंढना क्या गलत न होगा? जरूर, वस्तुतः दुनिया एक दूसरे से नथी हुई है। शंकर, किसी क्रांतिकारी आंदोलन की ताकत निर्भर करती है दो बातों पर: उसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति तथा उदाहरणों से कितनी प्रेरणा मिल रही है और देश में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी वर्ग उसमें कहां तक भाग ले रहा है। पहले शक्ति स्रोत का कुछ उदाहरण दे चुका। दूसरी शक्ति स्रोत है कमकर किसान जनता। क्रांति की लड़ाई वही लड़ सकता है जिसके पास हारने के लिए कम से कम चीज हो। सकीना के अधर राग इस बंगले और बाप की ताल्लुकदारी के गांवों के हाथ से निकल जाने का जिसको डर हो, वह क्रांति का सैनिक नहीं बन सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि क्रांति का वाहक साधारण जनता ही हो सकती है। मैं सहमत हूं। अच्छा, तो आज इस जनता में जो उत्तेजना है उसे जान रहे हो, और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से क्या प्रेरणा मिल रही है, इसकी ओर भी ध्यान दो। पिछला महायुद्ध सन 1914-18 दुनिया में भारी आग लगा गया है। वह युद्ध था ही साम्राज्यवाद की उपज पूंजी और तैयार माल के लिए रक्षित बाजार को पकड़ रखने या छीनने का परिणाम। जर्मनी ने नए उपनिवेश लेने चाहे और धरती बढ़ चुकी थी, इसलिए उन्हें लड़कर ही छीना जा सकता था। इसीलिए उपनिवेशों के मालिकों इंग्लैंड और फ्रांस से जर्मनी की ठन गई। खैर, जर्मनी उसमें असफल रहा, लेकिन साथ ही साम्राज्यवाद की नींद में जबरदस्त खलल डालने वाला एक और दुश्मन तैयार हो गया, यानी साम्यवाद। चीजें नफा के लिए नहीं, बल्कि मानव वंश को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए पैदा की जाए। मशीन में सुधार होता है, फैक्ट्री बढ़ती है, माल ज्यादा पैदा होता है और उनके लिए ज्यादा बाजार की जरूरत होती है। फिर उसे खरीदने के लिए हाथ में पैसे की जरूरत होती है, जिसके लिए हर खरीदार को पूरा वेतन मिलना चाहिए।
जितना ही हाथ में पैसा कम रहेगा, उतना ही माल खरीदा नहीं जाएगा, उतना ही माल बाजार में या गोदाम में पड़ा रहेगा। मंदी होगी, उतना ही माल को कम पैदा करना होगा, उतने ही कारखाने बंद रहेंगे, उतने ही मजदूर बेकार होंगे, उतना ही उनके पास माल खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा। फिर माल क्या खाक खरीदेंगे, फैक्ट्री क्या धूल चलेगी। साम्यवाद कहता है, नफा का ख्याल छोड़ो, अपने राष्ट्र या सारे संसार को एक परिवार मानकर उसके लिए जितनी आवश्यकताएं हों उन्हें पैदा करो। हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार काम लो, हर एक को उसकी आवश्यकता के मुताबिक जीवनोपयोगी सामग्री दो। हाँ, जब तक आवश्यकता पूरी करने भर के लिए कल कारखाने और कारीगर इंजीनियर न हो, तब तक काम के अनुसार दो, और यह तभी हो सकता है जबकि वैयक्तिक संपत्ति का अधिकार न भूमि पर रहे न फैक्ट्री पर, अर्थात सारे उत्पादन के साधनों पर उस महापरिवार का अधिकार हो। कल्पना सुंदर है। यह अब कल्पना ही नहीं है शंकर। दुनिया के छठे हिस्से रूस पर 7 नवंबर सन 1617 इन 0 से साम्यवादी सरकार कायम हो चुकी है। आज भी पूंजीवादी दुनिया मानवता की उस एकमात्र आशा को मिटाना चाहती है, किंतु पहली जबरदस्त परीक्षा में सोवियत सरकार उत्तीर्ण हो चुकी है। हाँ, फ्रांस अमेरिका के पूंजीपतियों की मदद से हंगरी में 6 मास मार्च अगस्त सन 1616 ई0 के बाद वहां से सोवियत शासन को खत्म कर दिया गया। सोवियत रूस की मजदूर किसान सरकार का अस्तित्व दुनिया के लिए भारी प्रेरणा है, और जिन शक्तियों ने सोवियत शासन को कायम किया वह हर मुल्क में काम कर रही हैं। लड़ाई बंद होने के साथ अंग्रेजों ने रोलट कानून पास करने की जल्दी क्यों की? उसी विश्व की क्रांतिकारिणी शक्ति को कुंठित करने के लिए। फिर सोचिए ना, वह क्रांतिकारी शक्ति दुनिया को उलटने के लिए भूमंडल के कोने कोने में दौड़ती, न अंग्रेज रोलट कानून बनाते, न रोलट कानून बनता, और न गांधी उसके विरुद्ध जनता को उठाने के लिए आवाज लगाते, और न छिपा हुआ दावानल सन 1857 के बाद फिर आज जगता। इसीलिए मैंने कहा कि हम बिल्कुल एक नए क्रांतिकारी युग में दाखिल हो रहे हैं। तो आपका ख्याल है गांधी क्रांतिकारी नेता हैं? जो गांधी गोखले जैसे नर्मदली नेता को अपना गुरु मानते हैं, वह कैसे क्रांतिकारी नेता बन सकते हैं सफ्फू भाई? गांधी की तमाम बातों और उनके तमाम विचारों को मैं क्रांतिकारी नहीं मानता शंकर। क्रांतिकारी शक्ति के स्रोत साधारण जनता का जो उन्होंने आह्वान किया है, मैं उतने अंश में उनके इस काम को क्रांतिकारी कहता हूँ। उनकी धर्म की दुहाई खिलाफत की खास कर को मैं सरासर क्रांति विरोधी चाल समझता हूँ। उनके कलो मशीनों को छोड़ पीछे की ओर लौटने को भी मैं प्रतिगामिता समझता हूँ। उनके स्कूलों कॉलेजों को बंद करने की बात को भी मैं इसी कोटि में रखता हूँ। तुम्हारा बेटा जीवे सफ्फू भैया, मेरी तो सांस रंगने लगी थी जब तुम गांधी की प्रशंसा में आगे बढ़ रहे थे। मैंने सोचा था कहीं स्कूल कॉलेजों को शैतान का कारखाना तुम भी तो नहीं कहने जा रहे हो। शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण हो सकती है शंकर, किंतु आज के स्कूलों कॉलेजों से हमें साइंस का परिचय होता है, जिसके बिना आज मनुष्य मनुष्य नहीं रह सकता। हमारी मुक्ति जब भी होगी उसमें साइंस का खास हाथ होगा। दिन दिन बढ़ती मानव जाति की भविष्य की समृद्धि उसी साइंस पर निर्भर है, इसलिए साइंस को छोड़कर पीछे हटना आत्महत्या है। स्कूलों कॉलेजों को बंद कर चरखे कर्ग की पाठशालाएं कायम करना बिल्कुल अंधकार युग की ओर खींचने की चेष्टा है। क्रांति सैनिक बनने के लिए विद्यार्थियों का आह्वान करना बुरा नहीं है, इसे तो तुम भी मानोगे शंकर? जरूर। और दूसरे बायकाट? कचहरियों का बायकाट? ठीक इसके द्वारा हम अपने विदेशी शासकों को अपनी क्षमता और रोष दिखलाते हैं। विलायती माल का बायकाट भी अंग्रेजी बनियों के मुंह पर जबरदस्त चपट है, और इससे हमारे स्वदेशी उद्योग धंधे को मदद मिलेगी। तो सफ्फू भाई, मैं देखता हूं तुम बहुत दूर तक चले गए हो। अभी नहीं, अब जाना चाहता हूं। जाना चाहते हो? पहले यह बताओ, हम क्रांति युग से गुजर रहे हैं कि नहीं? मैंने तुमसे कितने ही सवाल पूछने ही के लिए पूछे सफ्फू भाई। नहीं तो जिस दिन से रूसी क्रांति की खबर मुझे मिली, तब से ही मैंने ढूंढ ढूंढ कर साम्यवादी साहित्य को पढ़ना और उससे भी ज्यादा अपनी समस्याओं पर साम्यवादी दृष्टि से विचार करना शुरू किया।
मैं समझता हूं भारत और विश्व के कल्याण का यही रास्ता है। मैं अभी तक सिर्फ इस संदेह में पड़ा हुआ था कि गांधी का असहयोग उस महान उद्देश्य में साधक होगा या नहीं, किंतु जैसे ही तुमने क्रांतिवाहक जनता की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया, वैसे ही मेरा संदेह दूर हो गया। मैं गांधी को क्रांति का योग्य वाहक नहीं समझता सफ्फू भैया, तुमसे साफ कहूं, किंतु जनता को मैं मानता हूं। सन 1857 ईज़रो में पदच्युत सामंतों ने चर्बी, कारतूस और धर्म खतरे में की झूठी दुहाई देकर जनता के जबरदस्त हिस्से को खींचा था, किंतु अब जनता रोटी के सवाल पर खींची जा रही है। मैं समझता हूं दुहाई ठीक है, क्रांति का रव ठीक है, और गांधी पीछे यदि अपने वास्तविक रूप में भी आएंगे तो भी मैं समझता हूं क्रांति के चक्र को वह उलट नहीं सकेंगे। इसीलिए मैं निश्चय कर रहा हूं क्रांति की सेना में दाखिल होने का, असहयोगी बनने का। इतनी जल्दी? जल्दी करनी होती तो मैं बहुत पहले मैदान में उतरा होता, बहुत सोचने समझने के बाद, और आज तुम्हारी राय लेकर मैं इस निश्चय को प्रकट कर रहा हूं। सफदर के गंभीर चेहरे से जिस वक्त ये शब्द निकल रहे थे, उस वक्त शंकर की दृष्टि कुछ दूर गई हुई थी। उन्हें चुप देख सफदर ने फिर कहा, अजीजम, तुम सोच रहे होगे अपनी भाभी के अधर राग को, उसकी रेशमी साड़ी की मखमली गुरगाबी को, अथवा इस बंगले और खानसामों को। मैं सकीना पर जोर न दूंगा। वह चाहे जैसी जिंदगी पसंद करे, उसके पास अपनी भी जायदाद है और यह बंगला, अपने कितने गांव तथा कुछ नकद भी है। मेरे लिए वह कोई आकर्षण नहीं रखत। उसकी इच्छा, चाहे जिस तरह की जिंदगी पसंद करे। मैं भाभी और तुम्हारी ही बात नहीं सोच रहा था, सोच रहा था अपने बारे में। मेरे रास्ते में जो मानसिक रुकावट थी वह भी दूर हो गई। आओ हम दोनों भाई साथ ही क्रांति के पथ पर उतरें। डबडबाई आंखों से सफदर ने कहा, ऑक्सफोर्ड में शंकर, तुम्हारे लिए मैं तरसता था। अब मैं फांसी के तख्ते पर भी हंसते हंसते चढ़ जाऊंगा। सकीना ने आकर खाने का पैगाम दिया। मजलिस बर्खास्त हुई। 2 उसी रास्ते सकीना ने सफदर के चेहरे को ज्यादा उत्फुल्ल देखा था, किंतु वह यही समझती थी कि वह देवर शंकर के साथ बातचीत का परिणाम है। सफदर के लिए सबसे मुश्किल था अपने निश्चय को सकीना तक पहुंचाना। वैसे सफदर भी लाड़ प्यार में पले थे, किंतु वह गांव के रहने वाले थे और नंगी गरीबी को सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देखते देखते वह अपने में विश्वास रखते थे कि जिस परीक्षा में वह अपने को डालने जा रहे हैं उसमें उत्तीर्ण होंगे। किंतु सकीना की बात दूसरी थी। वह शहर के एक रईस के घर में पली थी। उसके लिए कहा जा सकता था, सिय न दीन्ह पग अवनी कठोरा। इतवार को भी सफदर हिम्मत नहीं कर सके। सोमवार को चीफ कोर्ट में वह अपने कुछ नजदीकी दोस्तों को भी जब अपने निश्चय को सुना चुके, तो सकीना को निश्चय सुनाना उनके लिए लाजिमी हो उठा। उस रात को उन्होंने लखनऊ में मिलने वाली सर्वश्रेष्ठ शैंपेन में मंगवाई थी। सकीना ने समझा कि आज कोई और दोस्त आवेगा, किंतु जब उन्होंने खाने के बाद बैरा को शैंपेन खोलकर लाने को कहा तो सकीना को कुछ कौतूहल हुआ। सफदर ने सकीना के ओठों में शैंपेन के प्याले को लगाते हुए कहा, प्यारी सकीना, मेरे लिए यह तुम्हारा अंतिम प्रसाद होगा। शराब छोड़ रहे हो प्रियतम? हाँ प्यारी, और भी बहुत कुछ, किंतु तुम्हें नहीं। अब से तुम ही मेरी शराब रहोगी। तुम्हारे सौंदर्य को पीकर ही मेरी आंखें सुर्ख हो जाया करेंगी। सकीना के चेहरे को उदास पड़ते देख फिर कहा, प्यारी सकीना, अभी हम लोग इस शैंपेन को खत्म करें, हमें और भी बातें करनी है। सकीना को शराब में लुत्फ नहीं आई। यद्यपि सफदर ने उमर खय्याम की कितनी ही रुबाइयां उसके प्यालों पर खर्च की। नौकर चाकर चले गए और अब सकीना सफदर के पास आकर किसी अनिष्ट की आशंका से सिकुड़ी जाती सी लेट रही। तब सफदर ने अपनी जबान खोली, प्यारी सकीना, मैंने एक बड़ा निश्चय कर डाला है। यद्यपि मैं अपना अपराध स्वीकार करता है कि ऐसे निश्चय के करने में मुझे तुम्हें भी बोलने का मौका देना चाहिए था। मैंने ऐसा अपराध क्यों किया, इसे तुम आगे की बात से समझ जाओगी। संक्षेप में वह निश्चय है, मैं अब देश की स्वतंत्रता का सैनिक बनने जा रहा हूँ।
सकीना के हृदय पर ये शब्द वज्र से पड़े, इसमें संदेह नहीं, और इसीलिए वह मुंह से कुछ बोल न सकी। उसे चुप देखकर सफदर ने फिर कहा, किंतु प्यारी सकीना, तुम्हारे लड़कपन से सुख के जीवन को देखते हुए मैं तुम्हें कांटों में घसीटना नहीं चाहता। सकीना को मालूम हुआ उसके हृदय पर एक और जबरदस्त चोट लगी, जिससे पहली चोट उसे भूल गई और उसका जागृत आत्मसम्मान एकाएक उसके मुंह से कहला गया। प्रियतम, क्या तुमने सचमुच मुझे इतना आराम तलब समझा है कि तुम्हें कांटों पर घिसटते देख मैं पलंग पर बैठना चाहूंगी? सफदर, यदि मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है तो वह मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में मेरी सहायता करेगा। मैंने अगरबत्तियां बहुत खर्च की, मैंने अपने समय का बहुत सा हिस्सा बनाव श्रृंगार में लगाया, मैंने कठोर जीवन से परिचय प्राप्त करने का कभी प्रयत्न नहीं किया। किंतु सफदर, मेरे तुम ही सब कुछ हो, इसलिए नहीं कि मैं तुम पर भार हूं, बल्कि यह इसलिए मैं कह रही हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और जैसे तुमने इस जीवन में पथ प्रदर्शन किया वैसे ही आने वाले जीवन में भी पथ प्रदर्शन करना। सफदर को इतनी आशा न थी, यद्यपि वह जानते थे कि सकीना का संकल्प बहुत दृढ़ होता है। सफदर ने फिर कहा, मैंने नए मुकदमे लेने बंद कर दिए हैं, पुराणों में से भी कितनों को दूसरों के सुपुर्द करने जा रहा हूं। मुझे आशा है इसी हफ्ते में कचहरी से मुझे छुट्टी हो जाएगी। एक बात और सुनाऊं सकीना, शंकर भी मेरे साथ कूद रहे हैं। शंकर? सकीना ने विस्मय से कहा। शंकर रत्न है सकीना, रत्न। मेरे साथ वह दुनिया के छोर तक जाता, ऑक्सफोर्ड में मैं बराबर उसकी याद करता रहा। लेकिन सफदर, शंकर की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। उसने कुर्बानी के जीवन को स्वयं अख्तियार कर रखा है। सकीना, जानबूझकर वह वहां से टस से मस नहीं हुआ, नहीं तो वह अच्छा वकील हो सकता था, अपने महकमे में भी तरक्की कर सकता था। उसके 2 बच्चों के मरने पर तो मैं बहुत रोई थी, किंतु अब समझती हूं 4 में से 2 का बोझा कम होना अच्छा ही हुआ। और चंपा शंकर के इस निश्चय को कैसे लेगी सकीना? वह आंख मूंद कर स्वीकार करेगी उसने मुझे तुम्हारा प्रेम सिखलाया। सफू, हमें अपने भविष्य के रहन सहन के बारे में भी तय करना है। तुमने तो अभी कहा सोचने का अवसर कहाँ पाया, तुम ही बतलाओ। हमारे गांव की दाई शरीफन और मंगर को छोड़कर बाकी सारे नौकरों को महीने की तनख्वाह इनाम में देकर विदा कर देना होगा। ठीक, दोनों मोटरों को बेच देना होगा। बिल्कुल ठीक। 1-2 चारपाई और कुछ कुर्सियों के सिवाय घर के सभी सामान को बटवा या नीलाम कर देना होगा। यह भी ठीक। लाश रोड पर जो खाला की हवेली हमें मिली है उसी में हमें चलकर रहना होगा और इस बंगले को किराए पर लगा देना होगा। बहुत अच्छा। और तो कोई बात याद नहीं पड़ रही है। मेरे कपड़े विलायती कपड़े? गांधी के असहयोग में दाखिल हो रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं। मैं इन्हें जलाने के पक्ष में नहीं हूं, खासकर जबकि विलायती कपड़ों की होली काफी जलाई जा चुकी है। लेकिन मेरा खद्दर का कुर्ता और पायजामा सिलकर परसों ही आ रहा है। बड़े खुदगर्ज हो सफू, खद्दर की भारी भरकम साड़ी पहनोगी सकीना। मैं तुम्हारे साथ दुनिया के अंत तक चलूंगी और इन कपड़ों को, यही समझ में नहीं आता। यदि नीलाम में बिक जाते तो उसी दाम से गरीबों के लिए कपड़े खरीदकर बांट देती। खैर, बांट बट की कोशिश करूंगी। 3. सफदर जैसे उदीयमान बैरिस्टर के इस महात्याग का चारों ओर बखान होने लगा, यद्यपि खुद सफदर इसके लिए अपने से ज्यादा शंकर को मुस्तहक समझते थे। अक्टूबर और नवंबर भर सफदर को घूमकर लोगों में प्रचार करने का मौका मिला था। कितनी ही बार उनके साथ सकीना और कितनी ही बार शंकर भी रहते थे। उनका मन गांवों में ज्यादा लगता था, क्योंकि उनका विश्वास जितना गांव के किसानों और श्रमिकों पर था उतना शहर के पढ़े लिखों पर नहीं। लेकिन हफ्ते के भीतर ही उन्हें पता लगा कि उनकी फसीह उर्दू का चौथाई भी लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है।
शंकर ने शुरू ही से आइनगेन में व्याख्यान देना शुरू किया था, जिसके असर को देख सफदर ने अवधी में बोलने का निश्चय किया। पहले उनकी भाषा में किताबी शब्द ज्यादा आते थे, किंतु अपने परिश्रम और शंकर की सहायता से 2 महीने बीतते बीतते उन्हें अवधी के बहुत भूले और नए शब्द याद हो गए और ग्रामीण जनता उनकी एक एक बात को झूम झूम कर सुनती। दिसंबर सन 1920 ईज़ीरो के पहले सप्ताह में अपने यहाँ के बहुत से राष्ट्रकर्मियों की भांति शंकर के साथ सफदर भी साल भर की सजा पा फैजाबाद जेल में भेज दिए गए। चंपा और सकीना उसके बाद भी काम करती रहीं, किंतु उन्हें नहीं पकड़ा गया। जेल में जाने पर सफदर नियम से 1 घंटा चरखा चलाते थे। जो लोग उनके गांधी विरोधी राजनीतिक विचारों को जानते थे, उनके चरखे पर कटाक्ष करते थे। सफदर का कहना था, विलायती कपड़े के बाएं काट को मैं एक राजनीतिक हथियार समझता हूँ और साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि हमारे देश में अभी पर्याप्त कपड़ा तैयार नहीं होता, इसलिए हमें कपड़ा भी पैदा करना चाहिए। किंतु जिस वक्त देश में मिल पर्याप्त कपड़ा तैयार करने लगे, उस वक्त भी चरखा चलाने का मैं पक्षपाती नहीं हूं। जेल में बैठे ठाले लोगों की संख्या ही ज्यादा थी। ये लोग गांधी जी के साल भर में स्वराज्य के वचन पर विश्वास कर बैठे हुए थे और समझते थे जेल में आ जाने के साथ ही उनका काम खत्म हो गया। अभी तक गांधीवाद ने पाखंड, धोखा और दिखलावे का ठेका नहीं लिया था, इसलिए कह सकते थे कि असहयोगी कैदियों में ईमानदार राष्ट्रकर्मियों की ही संख्या ज्यादा थी। तो भी सफदर और शंकर को यह देखकर क्षोभ होता था कि उनमें अपने राजनीतिक ज्ञान के बढ़ाने की और शायद ही किसी का ध्यान हो। उनमें से कितने ही रामायण, गीता या कुरान पढ़ते, हाथ में सुमिरनी ले नाम जपते, कितने सिर्फ ताश और शतरंज में ही अपना सारा समय खत्म कर देते। एक दिन गांधीवादी राजनीतिक दिग्गज विद्वान विनायक प्रसाद से सफदर की छिड़ गई। शंकर भी उस वक्त वहीं थे। विनायक प्रसाद ने कहा, अहिंसा का राजनीति में इस्तेमाल गांधी जी का महान आविष्कार है और यह अमोघ हथियार है। हमारी वर्तमान स्थिति में वह उपयोगी हो सकता है, किंतु अहिंसा कोई अमोघ वमोघ हथियार नहीं है। दुनिया में जितने अहिंसक पशु हैं, वही ज्यादा दूसरे के शिकार होते हैं। पशु में न हो, किंतु मनुष्य में अहिंसा एक अद्भुत बल का संचार करती है। राजनीतिक क्षेत्र में कोई इसका उदाहरण नहीं है। नए आविष्कार का उदाहरण नहीं हुआ करता। नया आविष्कार भी नहीं है। शंकर ने कहा, बुद्ध, महावीर आदि कितने ही धर्मोपदेशकों ने इस पर जोर दिया है, किंतु राजनीतिक क्षेत्र में नहीं। सफदर, राजनीतिक क्षेत्र में इसकी उपयोगिता जो कुछ बढ़ गई है, वह इसलिए कि आज मानवता का तल कुछ ऊंचा उठ गया है और अखबारों में निहत्थों पर गोली चलाने को लोग बहुत बुरा समझते हैं। अंग्रेज जलियांवाला में गोली चलाकर इसके परिणाम को देख चुके हैं। तो आप समझते हैं, हमारा यह अहिंसात्मक असहयोग स्वराज्य के लिए काफी नहीं है। पहले आप स्वराज्य की व्याख्या करें। आप भी तो स्वराज्य के युद्ध में आए हैं। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूं कमाने वालों का राज्य केवल कमाने वालों का। तो आपके स्वराज्य में तन मन धन से सहायता करने वाले, कष्ट सहकर जेल आने वाले शिक्षितों, सेठों, ताल्लुकदारों का कोई अधिकार नहीं रहेगा। पहले तो आप देख रहे हैं कि सेठों, ताल्लुकदारों को अमन सभा बनाने से ही फुर्सत नहीं है। वह बेचारे जेल क्यों आने लगे? और यदि कोई आया हो तो उसे कमाने वाले के स्वार्थ से अपने स्वार्थ को अलग नहीं रखना चाहिए। शंकर और सफदर बराबर पुस्तकों के पढ़ने तथा देश की आर्थिक सामाजिक समस्याओं पर मिलकर विचार किया करते थे। पहले तो दूसरे उनकी बातों को कम सुनने के लिए तैयार थे, किंतु जब 31 दिसंबर सन 1921 ईज़ीरो की आधी रात भी बीत गई और जेल का फाटक नहीं खुला, तो उन्हें निराशा हुई। और अब चौरी चौरा में आतंकित, उत्तेजित जनता द्वारा चंद पुलिस के आदमियों के मारे जाने की खबर सुनकर गांधी जी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया, तो कितने ही लोग गंभीरता से सोचने पर मजबूर हुए और वे कुछ आगे चलकर सफदर और शंकर की इस राय से सहमत हुए, क्रांति का शक्ति स्रोत सिर्फ जनता है, गांधी का दिमाग नहीं। गांधी ने जनता की शक्ति के प्रति अविश्वास प्रकट कर अपने को क्रांति विरोधी साबित किया।